गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास फिर आरंभ की जाए। सो वेलकम अगेन इन माय दिस वर्चुअल लैब क्लास। और आज हम जो वर्चुअल लैब डिस्कस करने जा रहे हैं ये अमृता वर्चुअल लैब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको आईआईटी हैदराबाद के वर्चुअल लैब में विजिट करा रहा हूँ आपको। मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल लैब के बारे में बताऊँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का इनिशिएटिव है और इन्होंने जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है हमारे देश के, जैसे आईआईटी, एनआईटीज और कुछ यूनिवर्सिटीज को ये टास्क दिया था कि अलग अलग सब्जेक्टों पर वर्चुअल लैब डेवलप करें। सो उसमें आईआईटी हैदराबाद ने केमिकल साइंसेस के, ध्यान दीजिए ये बड़ा एक पिक्यूलर सी बात है, फिजिकल साइंसेस की बात नहीं हो रही, केमिकल साइंसेस में कुछ एक्सपेरिमेंट डेवलप किए। ये उनके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ये एक्सपेरिमेंट 1 to 10। और ये जिस आर्टिकल के अंदर आते हैं वो है सर्कुलर डाइकोरिज्म। अब ये सर्कुलर डाइकोरिज्म क्या होता है ये मैं आज बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी थर्ड यूनिट दैट इज पोलराइजेशन नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सो आपको थ्योरी के पेपर में जब मैं पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तो आप डाइकोरिज्म भी जान जाएंगे और सर्कुलर डाइकोरिज्म भी जान जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, लेकिन आज हम कुछ आपको थ्योरी जरूर डिस्कस करेंगे। सो इन एक्सपेरिमेंट में जो पहला एक्सपेरिमेंट है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर यूजिंग अ पोलैरिमीटर। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फिजिक्स के बच्चे भी करते हैं और केमिस्ट्री के भी करते हैं। वो अलग बात है कि फिजिक्स के बच्चे इसको अपने ग्रेजुएशन के दौरान यानी कि बीएससी में करते हैं, और केमिस्ट्री में यही एक्सपेरिमेंट जो है एमएससी के दौरान कराया जाता है। एक्सपेरिमेंट सेम है, ऑपरेटर्स भी मोर और लेस सेम होता है। तो ये वर्चुअल लैब ऑल्दो फिजिक्स में भी अवेलेबल है, आईआईटी कानपुर ने भी इसको बनाया है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बनाया, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था। तो मैंने बजाय वहाँ से कराने के, आईआईटी कानपुर के वर्चुअल लैब से कराने के बजाय मैंने बेटर समझा कि आईआईटी हैदराबाद की वेबसाइट से मैं आपको ये कराऊँ। ठीक है, सो जो आईआईटी हैदराबाद का ये वेबसाइट है मैं इसको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से लिंक को कॉपी कर सकें और खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को देखें ये क्या है। ठीक है, तो मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से लिंक को ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब अपने एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। मैंने पहले कुछ पेजेस ओपन कर रखे हैं। डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर यूजिंग पोलैरिमीटर, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। और यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे अमृता वर्चुअल लैब से तो काफी डिटेल में सब बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं। और इसकी थ्योरी में जाएंगे तो इन्होंने चैरिलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर अच्छा समझाया है, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बगैर थ्योरी के नॉलेज के तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, इसमें तो आप समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ उन्होंने ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट की बात की है, देन कैसे प्लेन पोलराइज जो है कुछ मटेरियल्स और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो रोटेट हो जाते हैं, है ना। तो ये जो रोटेशन होता है यही जो है रोटेशनल डाइकोरिज्म कहलाता है, और आगे चलकर यही, जिसको हम ऑप्टिकल रोटेशन भी कह सकते हैं, इसी को उन्होंने आगे यहाँ पर एक एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया है। और लिक्विड के मामले में उन्होंने बताया कि कैसे लिक्विड और क्रिस्टल एक दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करते हैं रोटेशन के मामले में। और यहाँ पर उन्होंने एक मेथड बताया कि कैसे हम इस रोटेशन को मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसको हम आज करने जा रहे हैं। तो ये हिस्सा ऐसा है पोलरिमीटर का जो कि आपको पढ़ना चाहिए, और यहाँ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे वो भी मेंशन है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम, जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो यही है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर यूजिंग पोलरिमीटर। एंड लास्टली यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, बजाय कि सिमुलेशन वर्ड इस्तेमाल करने की उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ से आप अपना एक्सपेरिमेंट यानी कि एज ए सिमुलेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद के सिमुलेटर अमृता के सिमुलेटर से कई मामलों में अलग हैं, कुछ बातें इनकी बड़ी अच्छी हैं। विजुअलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि अमृता का है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का मेथड बहुत अच्छा है, और आप इस एक्सपेरिमेंट इसके पहले कि मैं आपको डेमो करके बताऊं, अगर आप खुद से भी करना चाहें तो स्वागत है, आप जरूर करिए। मैं आपको ही सिखाने की कोशिश है, मेरे बताने के पहले भी अगर आप कर लेते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है,
सो अब हम आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के कुछ समझें पहले, किस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, क्या होता है ना। कई टर्म्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, स्पेसिफिक रोटेशन का एक टर्म आ रहा है, पोलैरिमीटर का आ रहा है, शुगर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या मतलब है, शुगर ऑर्डिनरी शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसका यहाँ पर क्या ऑप्टिक्स से क्या लेना देना है, ये आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा शेयरिंग चेंज कर रहे हैं और आपको अपना एक प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट वेट। ओके, अब आप एक प्रेजेंटेशन मेरा देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और इसमें देखिए वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव मेंशन है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए शुगर यूजिंग अ पोलैरिमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे ये एक्सपेरिमेंट को हमको परफॉर्म करना है। तो इनिशियली कुछ बेसिक नॉलेज, इसको मैं थोड़ा सा तेजी से मैं चलूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत तेजी चल रहा है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आपने 11th में पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अपने पेपर में जब 3rd यूनिट में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज आपने देखी होंगी कि मैंने सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कराया था, देन आपको एक डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कराया यूनिट 2 से, फिर इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कराया यूनिट 1 से, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 3, है ना। हर यूनिट से एक एक एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। आप जानते हैं कि लाइट नथिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है जो विजिबल होता है, मतलब ह्यूमंस को विजिबल होता है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से और स्पीसीज हैं जिनको कि इस विजिबल रीजन के अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल्स होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड वेव कईयों को विजिबल होती है। खैर, हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पोर्शन विजिबल होता है उसको हम लाइट कहते हैं, और ये अगर वेवलेंथ के टर्म में बोला जाए तो ये करीब करीब 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉम, शार्प नहीं है बाउंड्री, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, कि बीच की जो वेवलेंथ होता है उसको हम विजिबल कहते हैं। जो 3200 एंगस्ट्रॉम या 320 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, 320 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं। 720 nm से अबव, 720 nm दैट इज 7200 एंगस्ट्रॉम, 720 नैनोमीटर से अबव की जो वेवलेंथ होती है उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से जाहिर है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ इस कार्टून में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को, वेव है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेक्टर को वेव फॉर्म में वेक्टर्स को रेड कलर से दिखाया गया, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के भी दिखाया गया है, उनके वेरिएशन को दिखाया गया है, ब्लू कलर से शो किया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं भी पढ़ाया गया होगा, इवन आपको डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे अपने पेपर में पढ़ाएंगे भी, तो ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि आप किसी भी अपने हाथ के अंगूठे और दो उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल में आप करते हैं, उस तरीके से करें, तो इसमें से एक अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को बता रहा है, दूसरा कौन सा किसको बता रहा है ये जरूरी नहीं है। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तब तो कहते हैं ना कि नहीं, अंगूठा जो है फोर्स बता रहा है और ये फर्स्ट फिंगर जो है करंट बता रहा है, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। यहाँ ऐसा नहीं, आप कोई भी एक ले लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका अंगूठा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बता रहा है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो सेकंड फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताएगा। इसमें आप अदल बदल भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को फिक्स कर दें। ठीक, सो यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर इसको मैथमेटिकल सिस्टम में बोले तो क्या बोले कि अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक वेक्टर होता है वो काफी वीक होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बहुत वीक होता है। मतलब कितना वीक, तो कहेंगे कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इतना वीक होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब लाइट को डिस्कशन करते हैं तो मैग्नेटिक वेक्टर को जो है हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए राइट साइड में जो फिगर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पिंक से और ब्लू से दिखाया गया है, दोनों ही होते भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, होते तो दोनों ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, होते तो दोनों ही। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक वेक्टर बहुत वीक होता है तो हम अगर इग्नोर कर दें तो हमें लाइट में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही होगा।
और क्यों इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कमजोर होता है ना? जैसे कहते हैं 10 मिलियन टाइम्स वीक, तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो उतना वीक होता है। इस वजह से अब जब इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को नहीं कंसीडर करेंगे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो ये वेव कैसे प्रोपगेट होती है? अब ना तो क्वेश्चन है दिस, ठीक है। सो देखिए, अब यहाँ पर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अपना वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। जिस प्लेन में है उसको आप कह सकते हैं कि एफजेड प्लेन में, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता, पर अब नहीं है क्योंकि हमने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक। और जेड एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट हो रही है। तो मैंने जैसा भी कहा था कि एक्स में अगर हम मैग्नेटिक मान लें, वाई में अगर इलेक्ट्रिक मान लें, तो जेड इज द एक्सिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेट हो रहा है, लाइट वेक्टर प्रोपोगेट हो रहा है। और लाइट वेक्टर को यहाँ ब्लैक कलर से आप दिखाई देखिए जा रहा है यहाँ पर कि ये जो लाइट वेक्टर है इसका ये राइज एंड फॉल करता है ना, अपने मेन पोजीशन के अराउंड। सो दिस वाज अबाउट लाइट, कि लाइट का प्रोपोगेशन ऐसे होता है। हमारे दिमाग में तो यही बना हुआ कि लाइट तो एकदम यूनिप्लेनर होती है, एक प्लेन के अंदर ही लाइट का वेक्टर हमेशा रहता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लैक कलर का ये जो वेक्टर दिखा रहे हैं लाइट का, ये हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ही वेरिएशन कर रहा है, कम ज्यादा हो जो हो रहा है वो वाई एक्सिस है। क्या वाकई लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती है? क्योंकि जब हम फिगर भी बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो लाइट हमको आमतौर पे जीवन में देखने को मिलती है, चाहे उसका सोर्स सन हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, कहीं आग जल रही हो, कहीं कैंडल जल रहा हो, कहीं से भी जो लाइट प्राप्त होती है इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। क्यों अनपोलराइज लाइट बोलते हैं? क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन वेव, एक वेवलेंथ कंप्लीशन के बाद वो अपना डायरेक्शन रैंडमली चेंज कर लेता है। जैसे देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि ये पहला, आप मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, पहला हिस्सा एक वेव कंप्लीट किया तो इसका प्लेन देखिए क्या था, इलेक्ट्रिक वेक्टर का प्लेन देखिए एक था। लेकिन दूसरा जब वेव उसने कंप्लीट किया तो इसका प्लेन ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तीसरे में कुछ और हो गया, चौथे में कुछ और हो गया, पांचवें में देखिए कुछ और, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, एंड सो ऑन। तो इसका जो प्लेन होता है रैपिडली, क्योंकि लाइट तो किस स्पीड से चलती है आप जानते हैं, रैपिडली एंड रैंडमली अपना ओरिएंटेशन चेंज करती रहती है। और इसका ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यू कैन नेवर प्रेडिक्ट, आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब लाइट का वेक्टर का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में, सॉरी का वाइब्रेशन, प्रोपोगेशन तो हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, का वाइब्रेशन का प्लेन क्या होगा। तो ये लाइट ऐसा कहलाती है अनपोलराइज्ड, यानी एक्चुअली लाइट ऐसी नहीं होती, यूनिप्लेनर यानी एक प्लेन में नहीं रहती, बल्कि वो उसका प्लेन लगातार कंटिन्यूअसली रैंडमली एंड रैपिडली चेंज होता रहता है, लगातार अनपोलराइज्ड, ठीक है। सो अगर किसी युक्ति से कोई उपाय लगाएं और ऐसी अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड कर दें, यानी क्या कर दें, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो लाइट ऐसी है इसको हम ऐसी कर दें, ऐसी बना दें, एक प्लेन में कर दें। यानी अभी तक जो लाइट जिसका कंटिन्यूसली रैपिडली और रैंडमली प्लेन चेंज होता था, उसका प्लेन चेंज ना हो, एक ही प्लेन बना रहे, ठीक है। तो इस घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। और जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम पोलराइज लाइट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि देखिए एक क्रिस्टल है जिसे हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। आगे ये क्या होता है हम इसको आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, डिटेल में देखिए हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम थ्योरी में भी नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, इसके पहले ये जो लाइट थी वो अनपोलराइज लाइट थी, पर आपको देख के तो लग रहा नहीं, ये तो प्लेनर एक ही प्लेन में लग रही है। नहीं नहीं, ये अनपोलराइज लाइट है। हमने क्या किया है कि अनपोलराइज लाइट का जो भी है, जैसे मान लीजिए कि एक ये हिस्सा है, तो इसको क्या किया है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। तो जेड डायरेक्शन में तो ट्रेवल कर रही है, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के, है ना। जो वेक्टर है, आप मानिए वेक्टर ई है तो उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना, ई एक्स ई वाई, तो वैसे ई एक्स ई वाई। फिर देखिए अगला हिस्सा, इसका भी ई एक्स ई वाई, इसका भी एक्स वाई वाई, इसका भी एक्स ई वाई। तो हर पोर्शन का दो कंपोनेंट में इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो यहां पर लाइट वेक्टर के दो कंपोनेंट दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली। एक कंपोनेंट ये है
जो कि y एक्सिस के डायरेक्शन में है, और एक कंपोनेंट ये है जो कि x एक्सिस डायरेक्शन में, और बीच में भी एक और दिखाया गया, वो क्या है, वो एक्चुअल वेव है, लाइट वेव है, जिसके ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो किसी यूनिएक्सियल क्रिस्टल से पास होने के पहले ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन क्रिस्टल से पास होने के बाद ये पोलराइज्ड लाइट यानी यूनिप्लेनर, एक प्लेन में हो जाएगी और उसका वेक्टर केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा। सो अगर लाइट यूनिप्लेनर हो जाए तो उसे हम पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ये यूनिएक्सियल क्रिस्टल क्या होता है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स, दो चीजें होती हैं कि तरीके हैं और कुछ पदार्थ हैं। देयर आर मेथड एंड मटेरियल बाय विच अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोलराइज्ड लाइट। ठीक, अब वो मेथड्स क्या है, मटेरियल्स क्या है, ये जब आपको मैं पेपर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। सो इन शॉर्ट, अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव है जिसका वाइब्रेशन आते समय किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। देख रहे हैं आप, कई सारे डायरेक्शन में एरोज बना दिए गए, किसी भी डायरेक्शन में, तो हमें पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में। वो एक पोलराइजर एक तरीके का मटेरियल है जो लाइट को पोलराइज करता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं अभी के लिए छोड़ दीजिए, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट इस मटेरियल से पास होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो एक प्लेन में रह जाता है, केवल एक प्लेन में रह जाता है, और एक प्लेन में रह जाना ही पोलराइजेशन कहलाता है ना। अगर इन शॉर्ट कहें कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाइब्रेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट सीजेस इनटू वन प्लेन। सीजेस मतलब रुक जाता, रुक जाना, अब बोलते हैं ना सीज फायर, है ना, उसी तरीके से ये सीजेस, एक प्लेन में रुक जाना पोलराइजेशन कहलाता है। पोलराइजेशन का शब्द देखिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते, कहते हैं पोलराइजेशन हो गया वोटिंग के टाइम पे, ये वाले समुदाय इस तरफ पोलराइज हो गए, वो वाले समुदाय उस डायरेक्शन में पोलराइज, पार्टी के साथ पोलराइज हो गए। तो यहाँ भी क्या हुआ, क्या वाइब्रेशन एक प्लेन में पोलराइज्ड हो गया। आई होप कि आप अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट के बीच का अंतर समझ गए होंगे और पोलराइजेशन समझ गए होंगे। सो पोलराइजेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अभी पीछे हमने दिखाया कि एक पोलराइजर की मदद से आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग कि आप पोलराइड की मदद से, ये पोलराइड है, इसकी मदद से आप पोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। सेम ही स्लाइड है, दोनों का मतलब एक ही। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, पोलराइजेशन को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं पोलराइजेशन खत्म हो गया, पोलराइजेशन बहुत कुछ है, थ्योरी में पढ़िएगा। एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, दैट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, अब आप सोचिए कि आपके पास एक पोलराइज लाइट है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा आप पढ़ेंगे कि पोलराइज लाइट कई तरह की होती है। बाई कंबाइनिंग पोलराइज लाइट कई तरह की, बाई सुपरपोजिशन कई तरह की लाइट बनाई जा सकती है। प्लेन पोलराइज लाइट बनाई जा सकती है, सर्कुलरी पोलराइज लाइट बनाई सकती है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बनाई सकती है। इसलिए अब हम पोलराइज लाइट को उसके बिल्कुल स्पेसिफिक नाम से बुलाएंगे। क्या है स्पेसिफिक नाम? पीपीएल। पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट, यानी जो एक प्लेन में रहे, है ना, उसे प्लेन पोलराइज। क्योंकि जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको नाम पे ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो प्लेन पोलराइज लाइट मान लीजिए कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होकर गुजरे उसके ऑप्टिक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये ऑप्टिक्स एक्सिस क्या होता है, तो फिर वही मुझे जवाब देना पड़ेगा कि अब थोड़ी देर रुक जाइए, थ्योरी में पढ़िएगा। तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरे तो ऑब्वियसली जो उसका वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, वो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे ही एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका एक ही प्लेन है, सिंगल प्लेन है, जैसा भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, क्रिस्टल के अंदर इंटर करेगी, इसका प्लेन जो है रेगुलरली किसी एक डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये क्रिस्टल से बाहर आएगी तो इसका प्लेन किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो चुका होगा, और रोटेट होने के बाद फिर फर्दर रोटेशन नहीं होगा, यानी कि जब तक वो क्रिस्टल के अंदर प्रोपगेट करेगी तब तक तो रोटेशन होगा, और जैसे वो क्रिस्टल से बाहर आएगी जितना घूम गई है उतना घूम गई, अब उसके बाद वैसे ही बाहर आ जाएगी। ठीक, तो इस वाली बात में और पीछे वाली बात में क्या अंतर है? देखिए, पीछे वाली में हमने जब अनपोलराइज्ड लाइट कहा था तो वहां क्या कहा था कि वहां रैंडम होगा और रैपिड होगा, मतलब किसी डायरेक्शन में हो जाए हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ रैंडम नहीं है, यहाँ कह रहे हैं किसी एक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
ये रोटेट करेगा, रेगुलर करेगा, है ना। ये नहीं कि रैपिड और क्या कहते हैं रैंडम नहीं करेगा, यहाँ पर रेगुलर करेगा। तो रेगुलरली मतलब मान लीजिए कि आप इतनी दूरी गए तो इतनी डिग्री घूम गया। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1 mm आप गए और 1 mm जाने पर वो 10 डिग्री घूम गया, तो अगर आप 1 mm और आगे जाएंगे तो 20 डिग्री घूमेगा, और 1 mm जाएंगे 30 डिग्री हो जाएगा, और 1 mm जाएंगे 40। तो ये क्या हुआ, ये रेगुलरली घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ना, बिल्कुल बराबर दूरी पर बराबर घूमता है। लेकिन जैसे क्रिस्टल से बाहर आएंगे तो फिर इसका रोटेशन हो जाएगा। ये जो घटना है, ये जो अभी आपको हमने बताई कि किसी कुछ मटेरियल्स इस फिनोमेना को शो करते हैं, ये जो घटना है जिसमें कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो रोटेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या रोटेटरी पोलराइजेशन, इसका नाम है। इस एनिमेशन से आप देख पा रहे होंगे, देखिए जब क्रिस्टल के अंदर घुसता है तो इसका प्लेन क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह गया, वर्टिकल भी नहीं है, थोड़ा सा बीच में कुछ एंगल्स ने बना लिया, और आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ये घूम रहा है, जैसे जैसे क्रिस्टल के अंदर जा रहा है थोड़ा 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 करके अंदर इसके अंदर ये रोटेट करता जा रहा है, रोटेशन बढ़ता जा रहा है। जब फाइनली बाहर निकल आता है उसके बाद फिर ये रोटेशन फर्दर नहीं होता। तो ये इसका मतलब है उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक विशेषता है कि वो इस फिनोमेना को प्रदर्शित करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे मटेरियल्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के फिनोमेना को शो करें उनको ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या हो गया, जैसे शुगर इधर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो तो लीवोरोटेटरी। ये ध्यान रखिएगा। तो दो तरह के मटेरियल आप पालना पड़ेगा। अब ये बात आएगी क्यों क्लॉकवाइज क्यों एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि आप रुक जाइए, ठीक है। ये बात अभी हमने क्रिस्टल के लिए की, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए की। तो ऐसा नहीं कि केवल क्रिस्टल ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, कई सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि ऐसा प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर पानी के अंदर शुगर घोल के रखें, जैसे मान लीजिए आप 100 ml ऑफ वाटर ले लें, उसके अंदर 5 ग्राम चीनी घोल लें, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। वाटर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऐसा नहीं करता। शुगर ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, लेकिन शुगर का एक पीस बड़ा सा पीस तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं शुगर को वाटर के अंदर सॉल्व करते हैं, यानी एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन के अंदर एक ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूट घोल देते हैं, और जो सॉल्यूशन बनता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। सो क्रिस्टल की तरीके से ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो कौन सा मटेरियल या कौन सा सॉल्यूशन कितना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव है, इसको कैसे नापें, कैसे मेजर करें। तो आपको मैं याद दिलाऊंगा कि देखिए हम लोग को जब रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो वहां भी आता है कि यार कौन सा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कॉपर ज्यादा करेगा कि वुड ज्यादा करेगा या कोई और मटेरियल, स्टील ज्यादा करेगा कि गोल्ड ज्यादा करेगा कि रबर ज्यादा करेगा, कैसे पता चलेगा। तो आप एक टर्म डिफाइन करते हैं, कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, और कहते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और जब इक्वल करते हैं तो आप एक कांस्टेंट ले आते हैं, और उस कांस्टेंट को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल वैसे ही हम एक टर्म डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक। तो वहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे बोलते हैं आप देखिए जरा, मैं फिर से बोलता हूं तो आपको ध्यान आ जाएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर ऑफ यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ भी यूनिट हो और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी, ठीक है, एल भी 1 हो ए भी 1 हो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखिए, फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो थोड़ा कुछ कांस्टेंट कर लेते हैं, वहां भी तो करते हैं कि वेवलेंथ जो लाइट सोर्स आप इस्तेमाल करेंगे उसकी वेवलेंथ फिक्स हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। द स्पेसिफिक रोटेशन is defined as the rotation produced by 1 decimeter column of liquid containing 1 gram of active substance in 1 cubic centimeter of solution, that is concentration is 1 gram per cc।
ठीक, हो सकता है एक बार में आपको बात ना समझ आई हो। यहाँ 2 चीज नोटिस करिए, यहाँ हमने सेंटीमीटर नहीं बोला, बोला हमने 1 डेसीमीटर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली इनिशियली इसकी डिफिनेशन 1 डेसीमीटर के अकॉर्डिंग हो गई है, तो अब हम इसको 1 डेसीमीटर के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन जब हम एमकेएस या सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो फॉर्मूले को पहले हम दिखाते हैं कि कैसे लिखते हैं। एस इक्वल टू, अगर डेसीमीटर ले लें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू थीटा बाई सी एल, 10 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो हम लिखते हैं एस इक्वल टू 10 थीटा बाई सी एल। ध्यान रखिएगा, आपको ये दोनों फॉर्मूले बुक्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थीटा बाई सी एल मिल जाएगा, जहां थीटा बाई सी एल लिखा होगा वहां पे एल इन डेसीमीटर लिखा होगा, ठीक है। अब ठीक है, इस फॉर्मूले से काम चलाइए। तो एस क्या हो गया, एस इज इक्वल टू थीटा व्हेन सी इज 1 एल इज 1, सी इज 1 ग्राम पर सीसी एंड एल इज 1 डेसीमीटर। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, रोटेशन है, तो हम बोलते हैं ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, रोटेशन है। लेकिन बाकी चीजों को वन करना पड़ेगा, तो बाकी चीज क्या है यहाँ पर, वहां पे तो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन था, यहाँ क्या है, यहाँ लेंथ है और सेंटीमीटर में नहीं 1 डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन क्या है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं लेंथ भी सेंटीमीटर में रहे भाई, कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में रखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, एक डेसीमीटर में, कोई बात नहीं, आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, फार्मूले को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हम फिलहाल यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप स्पेसिफिक रोटेशन में आया होगा आपको। स्पेसिफिक रोटेशन वो क्वांटिटी है जिससे हम पता करते हैं कि कौन सा मटेरियल या सॉल्यूशन ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव है, मेजर करने के लिए एक हमारा पैरामीटर। ओके, अब ये करेंगे कैसे, आप घड़ी देख पा रहे होंगे, टाइम हमारे पास 7 मिनट जैसा बचा हुआ है। आई होप कि फर्स्ट सेशन में ये नहीं हो पाएगा पूरा, तो फिर हम एक सेशन आज का और लेंगे। जैसे ही कनेक्टिविटी ब्रेक होती है, आप उसके 5 मिनट बाद दोबारा कनेक्टिविटी कर लीजिएगा, ठीक है, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हम कैसे इंजाम करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक सोर्स लेते हैं जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होगा, उससे लाइट जो प्रोड्यूस होगी वो नॉन पोलराइज लाइट होगी, है ना, बाएं से दाएं देखिएगा, ठीक है। ओके, उससे नॉन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द मान लेते हैं। उसके बाद एक पोलराइजर लेते हैं, पोलराइजर आपको याद होगा मैंने बताया था, पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट, और यहाँ पे आगे हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज एक ही बात, तो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब इसका वाइब्रेशन सिर्फ एक सिंगल प्लेन में होगा। एक बात और कीजिएगा, इसका वाइब्रेशन, ये जो फिक्स पोलराइजर है इसके अंदर देखिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ है ना, उस लाइन के ही पैरेलल हो जाता है ना, पोलराइजर अपने प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल कर देता है लाइट के वाइब्रेशन। खैर, अब ये लाइट किसी ऐसे ट्यूब से पास हो रही है जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है। शुगर सॉल्यूशन क्या करेगा, अभी मैंने एनिमेशन में दिखाया था आपको, उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद मान लीजिए कि जब गया तब तक एकदम वर्टिकल था, जब निकला तो ये ऐसे इंक्लाइंड हो गया टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन बाहर निकलने के बाद, एक बार इंक्लाइंड हो गया तो हो गया, फिर बाहर निकलने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो अब ऐसा हो गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक डिटेक्टर लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली डिटेक्टर होता क्या है, वो भी एक पोलराइजर ही होता है, पर वो पोलराइजर एक स्केल, एक सर्कुलर स्केल के साथ जुड़ा रहता है, यानी उस पोलराइजर के चारों तरफ सर्कुलर स्केल होता है। तो जब इस वाले पोलराइजर को हम घुमाते हैं, है ये भी पोलराइजर, ठीक है, जिसको हम अब एक नाम दे रहे हैं एनालाइजर, है तो वही पोलराइजर, ये देखने में भी आपको लग रहा होगा दोनों की सेम चीज है। ये वाला जो है इसका काम है अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। इस वाले पोलराइजर का काम क्या है, ये क्या करता है, लाइट को एनालाइज करता है, कितना एंगल रोटेट हुआ, ठीक, प्लेन पोलराइज लाइट कितने एंगल रोटेट हुआ। तो रोटेशन के लिए नापने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मीटर चाहिए। तो यहाँ पे सर्कुलर एक मीटर लगा हुआ है, और वो क्या मेजर करेगा, एंगल, क्योंकि अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर लेंगे तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन पता लग जाएगा। तो अभी उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड एंड फॉर यूनिट लेंथ ऑफ द ट्यूब।
तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल है इसका यूनिट मान लीजिए लेंथ हो जाए 1 डेसीमीटर, और जो इसके अंदर कंसंट्रेशन का लिक्विड है वो 1 ग्राम पर सीसी, तो ये रोटेशन यहाँ पर मेजर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो अगर रोटेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल पता लग गया तो स्पेसिफिक रोटेशन पता लग जाएगा। ठीक, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलारीमीटर। ठीक है, और अब इसके बाद हम पोलारीमीटर डिस्कस करें। आपको हम ध्यान दिया होगा कि जो हमने ऑब्जेक्ट बताया था उस ऑब्जेक्ट के एक एक टर्म को मैं आपको डिफाइन करता जा रहा हूं। अब पोलारीमीटर क्या है, इसकी लैब में आपकी पोलारीमीटर से ही मुलाकात होगी। ठीक है, पोलारीमीटर का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। वो जो फिगर दिखाई थी वो तो आप नहीं बना पाओगे, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, और ये बड़ा पुराना सा एक कहीं से फिगर मुझे मिला वो है। अब तब ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं, अब तो थोड़ा सा अंतर आ गया। इसको पहले ऊपर वाली फिगर को ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली एक्चुअल फोटोग्राफ है एक पोलारीमीटर की, और कंपेयर करते हैं ना एक्चुअल फोटोग्राफ से और एक स्केच में क्या अंतर दिख रहा है। वी हैव जस्ट 4 मिनट, तो बस इस स्लाइड के बाद हम ब्रेक कर देंगे एंड देन हम 5 मिनट के बाद दोबारा जुड़ेंगे। करेक्ट, ओके। सो एक सोर्स होगा, ऑब्वियसली मोनोक्रोमेटिक सोर्स फिलहाल लेके चलते हैं। उसके आगे एक लेंस लगा होगा, क्या करेगा, लाइट को पैरेलल कर देगा। उसके आगे एक पोलराइजर लगा होगा। तो यहाँ पे आपको इसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, ये क्या है? एक्चुअली ये है निकॉल प्राइम। अब ये क्या होता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप सोचिए कि यहाँ निकॉल प्राइम नहीं है, पोलराइड है, जिसको मैंने अभी पीछे आपको फिगर में दिखाया, ऐसा एक पोलराइड है। और एक्चुअली जब पुराने जमाने में पोलरीमीटर बनाया जाता था तब निकॉल से ही बनाया जाता था, लेकिन अब जो बनाया जाता है वो पोलराइड से बनाया जाता है। यानी अगर मैं आपको अपरेटस खोल के दिखाऊं तो पोलराइड का बना होगा। यानी ये जो नीचे इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इसके अंदर पोलराइड है, निकॉल प्रिज्म नहीं है। ठीक है, तो ये पुरानी किसी किताब का फिगर है, अब जस्ट समझने के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर पोलराइड ही लगा हुआ है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि पोलराइजेशन प्रोड्यूस करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो कई तरीके हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन निकॉल की जगह पे आजकल पोलराइड इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे एक चीज लगी जिसको बोलते हैं आइदर इट कुड बी हाफ शेड और बाइक्वार्ट्स। ये एक प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको इसको अलग से समझाऊंगा क्योंकि अभी तक इसका जिक्र पीछे कहीं नहीं आया। हाफ शेड हो सकता है या बाइक्वार्ट्स। तो हमारी लैब में ये दोनों तरह के ऑपरेटर्स हैं, मतलब आपको वो भी ऑपरेटर्स देखने को मिलेगा जिसमें हाफ शेड लगा हुआ है, और वो भी ऑपरेटर देखने को मिलेगा बाइक्वार्ट। तो कौन सी प्लेट लगी इसके आधार पर पोलरीमीटर का नाम पड़ जाता है। ठीक है, अगर हाफ शेड प्लेट लगी हुई तो उसको बोलते हैं लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बनाया, लॉरेंट हाफ शेड पोलरीमीटर। और अगर बाइक्वार्ट लगा होगा तो बोलते हैं बाइक्वार्ट पोलरीमीटर। तो दो तरह के पोलरीमीटर होते हैं फिलहाल, मतलब लैब्स में होते इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन आपको लैब और हमारी लैब में आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे, और हम चाहेंगे कि आप दोनों पे एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको अंतर पता चलेगा। अंतर क्या दोनों में, हाफ शेड पोलरीमीटर मोनोक्रोमेटिक सोर्स के साथ किया जाता है, और बाइक्वार्ट्स पोलरीमीटर व्हाइट लाइट सोर्स के साथ किया जाता है। तो देखिए अभी तक हमने मोनोक्रोमेटिक बात कर रहे थे, अब एक बात आ गई, नहीं व्हाइट लाइट के सोर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अगर हाफ शेड पोलरीमीटर है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सोर्स मोनोक्रोमेटिक होगा और यहाँ पर प्लेट जो होगी वो हाफ शेड की होगी। अगर ये बाइक्वार्ट्स पोलरीमीटर है तो यहाँ पर एक बाइक्वार्ट्स की प्लेट लगी होगी और सोर्स व्हाइट लाइट होगा। इसके आगे भी और इसके पहले जितनी भी चीजें हैं वो दोनों ही पोलरीमीटर में कॉमन होती हैं। इसके आगे पोलरीमीटर ट्यूब होता है जिसके अंदर के आप वो लिक्विड ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन आप भरते हैं ऑफ नोन कंसंट्रेशन एंड ऑफ नोन लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, और उसके आगे फिर एक और पोलराइड होता है, यहाँ पे फिलहाल निकॉल लगा हुआ है, और एक और पोलराइड होता है जो कि एनालाइजर का काम करता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले की फिगर में आपको दिखाया था। और इस एनालाइजर के साथ ये एनालाइजर यहाँ पे लगा था आपको दिखाया था, और उस एनालाइजर के साथ आपको याद होगा कि एक स्केल, सर्कुलर स्केल लगी रहती है जिससे कि आप एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे नहीं नजर आ रही है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल व्यू है, लेकिन ये आगे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर स्केल का ही क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और देखने के लिए एक स्मॉल अपर्चर टेलीस्कोप लगा रहता है। सो दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द पोलरीमीटर। ठीक है, एक कॉमन सा पोलरीमीटर का एक ये डायग्राम है। लेकिन एक्चुअली पोलरीमीटर देखने में कैसा होता है, नीचे देखिए, एक स्टैंड के ऊपर माउंटेड पोलरीमीटर और उसके सामने ये जो लगा हुआ है ये वर्टिकल ट्यूब, ये एक्चुअली सोर्स है। अब ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक भी हो सकता है, व्हाइट लाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये पोलरीमीटर कौन सा है।
जैसे कि मैंने बताया। अगर ये सोडियम लैंप है तो आप समझ लीजिए, अगर सोडियम लैंप के सामने रखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि हाफ शेप पोलैरिमीटर होगा। और अगर ये व्हाइट लाइट सोर्स के आगे रखा हुआ है, एक ऑर्डिनरी बल्ब के आगे, CFL के आगे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बाइक्वार्ट पोलैरिमीटर हो। ठीक, अंतर कोई विशेष होता नहीं, आप जानते हैं कि एक प्लेट के अलावा बाकी सब कुछ इसी में होता है। ये जो फिगर है और ये जो स्केच है, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, देखिए ना, इसमें सोर्स लेफ्ट साइड में है और इसमें जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ उसमें सोर्स राइट साइड में। तो ऑब्वियसली टेलीस्कोप इसमें किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ऊपर वाली स्केच में तो टेलीस्कोप राइट साइड में है। तो ये जो बीच में बना हुआ है, ये वाला है ना, ये हिस्सा जो है आपका टेलीस्कोप है, ये देखने के काम आता है। और ये ऊपर एक ट्यूब और दिखाई हुई है, ये जरूरी नहीं होता है, सभी पोलैरिमीटर में ये जरूरी नहीं होता है। ये स्केल को रीड करने के लिए होता है। इस फिगर में जरूर आपको नजर आ रहा होगा। तो पोलैरिमीटर में अगर आप खरीदने जाएं या आप डिफरेंट लैब्स में जाएं तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा चेंजेस होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सभी कि देखने में कैसे होते हैं और हमारी लैब में कैसा है। ठीक है, ओके। तो ये दूसरा ट्यूब टेलीस्कोप नहीं है, वो स्केल को पढ़ने के लिए एक विंडो जैसा दिया जाता है। ठीक है, हमारी लैब में देखिए इस तरीके का पोलैरिमीटर, जैसे आप देख रहे हैं कि सिंगल है और उसके ऊपर ये एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है और सर्कुलर स्केल के ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है। इस पॉइंटर की मदद से हम स्केल को पढ़ पाते हैं। ये एक डुअल स्केल अरेंजमेंट है। डुअल स्केल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि उसके अंदर एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, जस्ट लाइक स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही स्पेक्ट्रोमीटर की तरीके से ये डुअल स्केल है। लेकिन इसमें V1 V2 जैसा मामला नहीं है कि इधर V1 भी हो उधर V2 भी, एक ही है। लेकिन मेन स्केल में जो डिवीजन है वो 1 डिग्री पे बने हुए हैं, यानी कि 0 से लेकर 360, तो 0 से लेकर 360 तो वहीं आ जाएगा, यहाँ पे होगा। स्पेक्ट्रोमीटर को याद कीजिए, स्पेक्ट्रोमीटर में मैंने बताया जैसा, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा छोटा स्केल होता है। इसका वर्नियर भी छोटा सा होता है, वर्नियर के ऊपर केवल 10 डिवीजन होते हैं, ओनली 10 डिवीजन। सो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स को साइड में ओपन कर दिया है, कि अगर मेन स्केल में ईच डिवीजन की वैल्यू हो 1 डिग्री, कुल 360 डिग्री नाप सकता है और 360 ही डिवीजन है, तो 360 डिग्री अपॉन 360, तो मेन स्केल कितना हो गया? 1 डिग्री। तो मेन स्केल का डिवीजन है 1 डिग्री और वर्नियर पे नंबर ऑफ डिवीजन है 10, तो लीस्ट काउंट कितना होगा? ठीक है, अब आप लोग प्रयास कीजिए। 6 मिनट सारांश, हाँ, वेरी क्विक। ठीक बताया बेटा आपने, मिनट में ही बोलेंगे आप, यहाँ पर डिग्री में नहीं बोलते। 6 मिनट भी कह सकते हैं, और अगर डिग्री में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 डिग्री, एंड दैट 0.1 डिग्री इज 6 मिनट। 0.6 डिग्री नहीं होगा बेटा ये किसने लिखा? एडमिशन नंबर 11। हाँ, चलिए, ओके। सो जो हमारे यहाँ पोलैरिमीटर है, हमारे हाफ शेल पोलैरिमीटर है, तो वो देखिए ये व्हाइट, सॉरी, यहाँ पर येलो लाइन दिख रही होगी ना आपको, येलो, तो इसका मतलब है कि ये सोडियम लैंप है। सोडियम लैंप के सामने रखा हुआ हाफ शेल पोलैरिमीटर फिजिक्स लैब में इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, फिजिक्स लैब में ऐसा नजर आता है, तो इसका मतलब क्या कहीं और भी इस्तेमाल होता है? आपको भी याद होगा, शुरू में मैंने बताया ये केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाते हैं और सोर्स को नीचे रखते हैं। इसके अलावा भी क्या कोई अंतर है? इसके अलावा कोई अंतर नहीं। थोड़ा स्केल में आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो कि यहाँ स्केल पढ़ने के लिए इसको बिल्कुल ढक दिया है इन्होंने, और यहाँ पर स्केल पढ़ते हैं, तो हार्डली मैटर। स्केल पढ़ना है, आप किसी हिस्से को ढक दें या पूरा ओपन कर दें, आप स्केल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेट करने के लिए साइड में एक बटन दिया हुआ है और यहाँ एक स्विच दिया है जिससे कि लैंप ऑन होता है। तो जो केमिस्ट्री में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका पूरा एक सिंगल यूनिट होता है, उसी में लैंप लगा रहता है, उसी में पोलैरिमीटर लगा रहता है, एक ही सिंगल यूनिट होता है। काम एक ही होता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, वर्किंग एक ही होता है, बस ये थोड़ा सा झुका दिया इन्होंने, इसलिए आपको थोड़ा देखने में अलग लग रहा होगा। लेकिन हम लोग की फिजिक्स में क्या होता है कि पोलैरिमीटर अलग होता है, लैंप अलग होता है ना, लैंप की सप्लाई अलग होती है। ठीक है, तो आपको जब लैब में आएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना, या पीछे जो मैंने दिखाया कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे 2 नहीं होंगे, एक ही होगा, सिंगल होगा, जैसा कि अभी आपको फिगर के अंदर मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो ये तो जान पहचान हो गई पोलैरिमीटर से कैसा होगा। लैब में जाएंगे तो ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढ लेंगे कहाँ पोलैरिमीटर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हम आपको वर्चुअल लैब कराएंगे, तो वर्चुअल लैब में आपको यही वाला दिखने वाला है, क्योंकि आपको अब याद होगा मैंने बताया था कि ये IIT हैदराबाद की केमिकल साइंस डिपार्टमेंट ने वो वर्चुअल लैब डेवलप किया हुआ है। सो सिवाय इसके
बाकी सब चीजें सेम है ना। तो देखने में ये ऐसा है, तो आप भी कर लीजिए एक्सपेरिमेंट इसी तरह के apparatus के ऊपर, और उसको फिर ले जाकर अपने लैब में जब करिएगा तो apparatus ऐसा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना वर्चुअल लैब में बहुत जरूरी है ना। तो ये भी मैं बताता चल रहा हूँ कि क्या चीज कॉमन है और क्या चीज डिफरेंट है। तो कॉमन तो मोस्ट 99% तो कॉमन ही है, सिवाय 2-3 बातों के। एक तो ये कि लैंप और पोलैरिमीटर एक ही बेस पर माउंटेड रहते हैं एंड दे आर इंक्लाइंड, और जो स्केल मेजरमेंट होता है वो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदरवाइज दे आर मोर और लेस सेम। ओके, अब वर्चुअल लैब पे हम देखेंगे। अब बात करते हैं जो डिफरेंस है कि हाफ शेड प्लेट और बाई क्वाड प्लेट में क्या अंतर है, जिसकी वजह से दो तरह के पोलैरिमीटर होते हैं। जो हाफ शेड प्लेट होता है वो दो सेमी सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना होता है। एक हिस्सा होता है ग्लास का और एक हिस्सा होता है क्वार्ट्ज का। अब ये क्वार्ट्ज का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। क्वार्ट्ज का होता है, उसको ऐसे कट करते हैं कि वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल उसकी सरफेस हो जाए, इस तरीके से कट किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों की मोटाई सेम होती है, पर होती कितनी मोटाई है, तो कहते हैं इसकी मोटाई जो है, एक आप थ्योरी में ही पढ़ाया जाएगा आपको, इस हिसाब से होती है कि ये लाइट को कि दो कंपोनेंट जो हैं, अभी आके पढ़ेंगे आप, ई रे एंड ओ रे, अभी तो हमने पढ़ा नहीं तो आपके लिए सुनने में नया लग रहा होगा। इनके बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दे। फिलहाल ये सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो मैं समझता हूँ कि आपको सीधे समझ में नहीं आएगा ये ई रे क्या है, ओ रे क्या है, और इसके बीच में λ/2 पाथ डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, ठीक है। थ्योरी में आप पढ़िएगा, फिलहाल जानकारी के लिए बता दिया। तो लेकिन ग्लास तो ऑप्टिकली एक्टिव होता नहीं, तो इधर से तो सीधे लाइट आ जाती है, और इधर से जो लाइट आती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर उसके बाद लाइट का वाइब्रेशन ऐसे इंसिडेंट होने की इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, पी से लेकर आप ओ होते हुए, है ना। तो वो क्या करता है, ये जो हाफ शेड है ये इसके क्वार्ट्ज वाले हिस्से को घुमा देता है, ग्लास वाला तो घूमेगा नहीं, क्वार्ट्ज वाले हिस्से को घुमा देता है। अब आपके सवाल जरूर आएगा, इतना ही क्यों घुमाया, ज्यादा या कम क्यों नहीं। फिर मेरे मामला फंस जाता है कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा, इसलिए आपको डिटेल नहीं जा रहा हूँ। अब फिलहाल मान लीजिए कि इसको इतना घुमा देता है कि अब दोनों हिस्से से, यानी कि दोनों हाफ, दो हाफ हो गए ना, ग्लास हाफ क्वार्ट्ज हाफ, दोनों हाफ से आने वाला वाइब्रेशन क्या होगा, वो थीटा एंगल पे झुक गया। इसके पहले जिस समय इंसिडेंट हुआ, इधर थीटा था, तो इधर कितना था, 90 प्लस थीटा था, है ना। 100 या यूं कहें 180 माइनस थीटा था, 90 प्लस थीटा नहीं, गलत बोल गया मैं, 180 माइनस थीटा था, ये एंगल 180 माइनस थीटा था। तो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस, तो इधर थीटा और इधर 180 माइनस थीटा। लेकिन इस प्लेट से पास होने के बाद क्या होगा, दोनों तरफ वाइब्रेशन थीटा थीटा ही झुक जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये क्वाड्स है, और क्वाड क्या करता है, ई रे और ओ रे के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर देता है, इस वजह से, ठीक है। कैसे कर पाता वो अभी मैं नहीं बता सकता, आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि जो आप पोलैरिमीटर में जो पोलराइजर लगा हुआ है दूसरी तरफ, जिसे आप एनालाइजर कह रहे हैं, स्केल के साथ लगा हुआ है, उसको जब आप रोटेट करेंगे तो आपको तीन तरह के दृश्य नजर आएंगे। कौन कौन से, एक दृश्य ऐसा नजर आएगा, मैं राइट से लेफ्ट चल रहा हूं, जिसमें बाईं तरफ का हिस्सा आपको डार्क नजर आएगा और दाएं तरफ का हिस्सा ब्राइट, यानी येलो, या येलो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, येलो या ब्राइट कहना चाहिए। तो देखिए दाएं तरफ में का जो है, यानी कि जो ग्लास हाफ है, ग्लास हाफ आपको ब्राइट नजर आएगा और क्वार्ट्ज हाफ आपको डार्क नजर आएगा। लेकिन अगर उसको रोटेट करते रहें तो आपको एक और चीज दिखेगी आपको, वो ये है कि क्वार्ट्ज वाला ब्राइट हो जाए और ग्लास वाला डार्क हो जाए, ठीक। पर अगर आप जरा सा रोटेट करने के दौरान थोड़ा सा ध्यान से फाइनली एडजस्ट करें, तो इन दोनों के बीच की एक स्थिति भी मिल सकती है, जब बाईं तरफ से डार्क दाएं तरफ जाने का प्रयास करें और दाएं तरफ से ब्राइट बाईं तरफ जाने का प्रयास करें। सो एट द मीटिंग ऑफ द जंक्शन, दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होने के जंक्शन पर आपको कैसा नजर आएगा, ये सबसे जो बाईं तरफ बना वो, कि पूरे में यूनिफॉर्मली, पूरे में दोनों हाफ्स में एक जैसी ब्राइटनेस नजर आएगी। एक जैसी ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है, अभी तक दो फिगर जो दिखाई थी उसमें क्या था, आधा ब्राइट आधा डार्क था, है ना। वो बात अलग थी, एक में लेफ्ट राइट था, एक में मतलब लेफ्ट में ब्राइट था और
राइट में डार्क था, दूसरे वाला देख रहे हैं तो लेफ्ट में डार्क है और राइट में ब्राइट है। इसमें क्या दोनों हिस्से में एक जैसा है, पर ब्राइटनेस उतनी ब्राइट नहीं होगी जो पहले आपने दो फिगर में देखी है ना, हल्का सा शेड आ जाएगा, शेड। और जो रीडिंग ली जाती है वो इसी जंक्शन पॉइंट पर ली जाती है, ध्यान रखिएगा। जब दोनों हिस्सों में ब्राइटनेस इक्वल होते हैं तभी रीडिंग ली जाती है। तो मैं जो आपको वर्चुअल लैब कराऊंगा वो इसी पे कराऊंगा, और आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए ब्राइटनेस कैसे क्या होती जा रही है, एक तरफ की ब्राइटनेस घटती जा रही है और डार्कनेस भी एक तरफ घटती जा रही है, और घटते घटते डार्कनेस इतनी घट गई और ब्राइटनेस इतनी घट गई कि दोनों तरफ बराबर हो गए, और बराबर हो जाएंगे बस उसी जगह पर हम रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर के साथ आप ऐसे करेंगे। स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का मेथड यहाँ पर पूरा मेंशन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं जब आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, मैं आपको करके ही बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है विद हाफ शेड पोलैरिमीटर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बाइक्वार्ड पोलैरिमीटर की। बाइक्वार्ड पोलैरिमीटर में एक खास तरह का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं रोटेटरी डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट भी किया आपने कि लाइट जब उसमें इंसिडेंट होती है तो व्हाइट लाइट क्या होती है, अपने कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जिन कलर से मिलकर बनी है उन कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है। यही काम पोलराइजेशन में भी होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल, क्वार्ट्ज के ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल इंटर करे तो व्हाइट लाइट की बात हो रही है, अब यहाँ पे देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रोटेट हो जाते हैं। जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हो, रेड कम रोटेट हुआ, येलो उससे ज्यादा रोटेट हो गया, ग्रीन उससे ज्यादा रोटेट हो गया, और वायलेट उससे ज्यादा। प्रिज्म से जरा इसको कंपेयर कीजिए, प्रिज्म में आप क्या कहते हैं कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट हो जाते हैं, और यहां हम क्या कह रहे हैं, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर रोटेट हो जाते हैं। एक ही शब्द का अंतर है, आखिरी वाला शब्द बदल रहा है, वहां डेविएट हो जाते हैं, यहाँ रोटेट हो जाते हैं। ठीक है, और ऑर्डर वही आपको याद होगा, वहां भी बताते हैं कि वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है, वेबग्योर बनता है ना, नीचे से ऊपर। यहाँ पे भी है कि वायलेट सबसे ज्यादा रोटेट हुआ और रेड सबसे कम रोटेट हुआ। राइट साइड में एक फिगर है, वो दिखाने के लिए कोशिश की है कि देखिए कि वायलेट जिसका वेवलेंथ करीब 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, करीब करीब 50 डिग्री घूम जाता है। ये कब, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल की थिकनेस 1 mm हो, तब की बात हो रही है। जबकि रेड जिसकी वेवलेंथ करीब 6500 एंगस्ट्रॉम है, वो कुल 18 डिग्री ही घूम पाता है, यानी रेड कम घूमता है। ठीक है, सो इस जानकारी का इस्तेमाल भी हमने बाइक्वार्ड्स में किया। बाइक्वार्ड में दो तरह के क्वार्ट्ज लेते हैं। अब दो तरह के क्वार्ट्ज क्या होते हैं, तो क्वार्ट्ज की ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो दोनों तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करने वाले क्वार्ट्ज होते हैं, लिवो रोटेटरी भी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी। क्वार्ट्ज बड़े ही कमाल का मटेरियल है, वो जितनी प्रॉपर्टी शो करता है मेरे ख्याल से कोई दूसरा ऐसा पदार्थ नहीं जो इतनी प्रॉपर्टीज को एक साथ वो रखता हो। तो इसके तो खैर क्या कहने, फिलहाल हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं। तो ये भी आप देख रहे होंगे हाफ शेड के तरीके से दो सर्कुलर हाफ से मिलकर बना हुआ है, जिसका दायां वाला हिस्सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज से मिलकर बना है, और बायां वाला हाफ सर्कुलर हाफ, सॉरी सेमी सर्कुलर हाफ, बाई तरफ वाला जिसको हम कह रहे हैं CAD, ये लिवो रोटेटरी क्वार्ट्ज का बना है। तो CBD डेक्स्ट्रो रोटेटरी, CAD लिवो रोटेटरी क्वार्ट्ज का बना होता है, और इसमें जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली अलग अलग एंगल पे रोटेट हो जाती है। आप देख रहे हैं कि पहले दाईं तरफ वाले हिस्से की बात करते हैं, उसने रेड को तो कम घुमाया, वायलेट को सबसे ज्यादा घुमा दिया, येलो को कम घुमाया, और इसने दाईं तरफ ही क्यों घुमाया, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ लाइट जब पड़ी तो क्या हुआ, उसने बाईं तरफ घुमाया, क्योंकि ये लिवो रोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, रेड को घुमाया, येलो को भी घुमाया, वायलेट को घुमाया, वायलेट को ज्यादा घुमाया, रेड को कम घुमाया। अब क्वेश्चन, इसकी मोटाई कितनी रखते हैं, वहां तो मोटाई की एक बात बताई थी कि हाफ शेल में मोटाई इतनी रखते हैं कि वो ई रे और ओ रे के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करे। यहां मोटाई इस हिसाब से रखते हैं कि वो येलो को 90 डिग्री घुमा दे, येलो कलर को 90 डिग्री घुमा दे। अब देखिए जरा अंदाजा लगाया जाए 90 डिग्री घुमाने के लिए कितना मोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ येलो है,
लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और कितना घूमा, 1 mm के हमने क्वार्ट्ज लिया तो कितना घूमा, करीब 22 डिग्री घूमा। तो यानी कि अगर हम 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं, 22-23 डिग्री जैसा घुमाइए, तो 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं तो लगभग कितना थिकनेस होनी चाहिए, कोई चैट बॉक्स में लिखो भाई। अगर 22-23 डिग्री घुमाने के लिए, 22 से 23 डिग्री, 22.5 मान लेते हैं, चलिए 22.5 डिग्री घुमाने के लिए येलो लाइट को 1 mm थिकनेस का क्वार्ट्ज चाहिए। तो 90 डिग्री घुमाने के लिए कितने मोटाई का क्वार्ट्ज चाहिए? बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है यार। गुड रितिका, 4 mm। तो आप समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए। 4 mm अंदाजा लगाइए कितना मोटा होगा, है ना। जो हम लोग चश्मा पहनते, जो ग्लास होता है हम लोग का, लगभग इतना मोटा। तो इतना मोटा अगर ले लेंगे तो येलो लाइट को वो 90 डिग्री घुमा देगा, ठीक है। तो जब वो 90 डिग्री को घुमाएगा तो यानी कि रेड को उससे कम घुमाएगा और वायलेट को उससे ज्यादा घुमाएगा। अब इस बात का हम फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं कि अगर हमारा जो एनालाइजर वाला पोलराइड है, पोलराइड, दो पोलराइड है ना, एक तो पोलराइज करता है लाइट को अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज में, एक जो स्केल के साथ जुड़ा हुआ है पोलराइड, वो अगर इसके प्रिंसिपल प्लेन में हो, सीधा होगा, तो हमें दोनों तरफ एक जैसा कलर मिल जाएगा। दोनों तरफ एक जैसा कलर, क्यों? क्योंकि हर कलर का कंपोनेंट बाईं तरफ से और दाईं तरफ से बराबर बराबर मिलेगा। रेड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बाईं तरफ से, उतना ही रेड का दाईं तरफ से आएगा। येलो का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि येलो का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे चुका हुआ है। किंतु वायलेट का होगा। तो बाकी कलर कहाँ गए? बाकी कलर भी हैं, लेकिन यहाँ दिखाए नहीं गए हैं। कलर तो सारे ही होंगे, सारी वेवलेंथ होंगी फ्रॉम वायलेट टू रेड, पर यहाँ मैं सिर्फ 3 दिखाकर काम चला रहा हूँ। तो सभी के कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट मिक्स होंगे। तो सभी के वर्टिकल कंपोनेंट मिक्स हो जाएंगे तो व्हाइट दिखना चाहिए, नहीं व्हाइट नहीं दिखेगा। देखिए व्हाइट लाइट में तो क्या कहते हैं, 100% ऑफ द कंपोनेंट मिक्स हो जाए सभी कलर का, तो वो व्हाइट लाइट बनाता है। जैसे आपको याद होगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जब 0th ऑर्डर हम लोग देखते हैं, सबसे सामने वाला, तो सबसे सामने क्या होता है, सभी कलर पूरे के पूरे होते हैं, इसलिए व्हाइट दिखता है। यहाँ क्या है, रेड का कंपोनेंट देखिए और वायलेट का कंपोनेंट देखिए, क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। और येलो तो है ही नहीं, एब्सेंट, तो फिर व्हाइट कैसे होगा? सारे कलर होने चाहिए ना। तो इस वजह से कैसा कलर नजर आता है, तो 2 शब्द हम बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो कलर बताएंगे, तो बोलते हैं ग्रेइश वायलेट, मतलब है कुछ ग्रेइश ब्लू या वायलेट के बीच का कलर है। एकदम वायलेट भी नहीं कहना चाहिए, ब्लू या वायलेट के बीच का कलर होता है, पर ग्रे भी थोड़ा सा उसमें मिक्स हो, ऐसा कलर। मैंने वो कलर यहाँ बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन आपको अंदाजा लगाने की लगभग ऐसा दिखेगा। और इसको एक और शब्द बोलते हैं, कहते हैं टिंट ऑफ पैसेज। एक नाम देते हैं, टिंट ऑफ पैसेज, ठीक है। तो टिंट ऑफ पैसेज क्या होता है मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा, लेकिन इसका एक ये भी नाम जो किताब मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो कलर ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल प्लेन बाइक्वाड का जरा सा घुमा दें, मान लो क्लॉकवाइज घुमा दें, तो जानते क्या होगा? क्लॉकवाइज में रेड कंपोनेंट बढ़ जाएगा, दाईं तरफ रेड कंपोनेंट बढ़ जाएगा और बाईं तरफ ब्लू कंपोनेंट बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर से जो बाईं तरफ बनी हुई है। ऑल्दो मैं फिगर के नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल आधा आधा नहीं बना पाया हूँ, कंप्यूटर से नहीं बन पाया मुझसे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आधा आधा ही होता है। तो यानी एक तरफ आपको गुलाबी दिखेगा, एक तरफ नीला दिखेगा। अगर हमने हल्का सा भी क्लॉकवाइज घुमाया और हल्का सा भी अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो उल्टा हो जाएगा। क्या? बाईं तरफ गुलाबी और दाईं तरफ नीला दिखेगा। तो आपको करना क्या होता है, आप इसको ऐसे फिक्स करते हैं कि ना इधर गुलाबी ना उधर नीला, किसी भी तरफ गुलाबी नीला नहीं, बीच की स्थिति आ जाए। बीच की स्थिति क्या आ जाए? जो अभी मैंने दिखाया, ग्रेइश वायलेट, ऐसा ऐसा दिखने लगे, दोनों तरफ एक समान। तो यहाँ भी फिर वही कहेंगे यूनिफॉर्म कलर। वहां पे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी बोल रहे थे ना आप शेर, यहाँ बोलेंगे यूनिफॉर्म कलर, एक ही कलर का नजर आए पूरे में। और ये इतना सेंसिटिव पोजीशन होती है, जरा सा डिस्टर्ब हुआ आपने, कहते हैं ना कि वर्नियर का एक डिवीजन भी आपने जरा सा आगे बढ़ाया तो एक तरफ पिंक हो जाएगा और एक तरफ ब्लू हो जाएगा, और कम कर दिया तो दूसरी तरफ पिंक हो जाएगा और इधर की ओर ब्लू हो जाएगा। तो बड़ा फाइनली एडजस्ट करना पड़ता है बाइक्वाड में, ताकि दोनों तरफ हमको बराबर मिले, ठीक। सो ये हो गया उसको स्पेसिफिक रोटेशन शुगर का कैसे निकालेंगे, तो उसका पूरा मेथड या पढ़ लीजिएगा जब आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन में यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और अब मैं आपको इसके बाद
जो डिस्कस करूंगा वो होगा, वेयर इज दैट, ओके, वो होगा अब वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब यानी आईआईटी हैदराबाद की वर्चुअल लैब। इसका मैंने एड्रेस अभी शेयर कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब वर्चुअल लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो देखिए यहाँ पर। इस एक बार मैं दिखा तो दूं ही आपको। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नो योर पोलारीमीटर एंड प्रोसीड टू एक्सपेरिमेंट। ये देखिए पोलरीमीटर, वो जो मैं आपको केमिस्ट्री लेवल ही बता रहा था, ये पोलरीमीटर देखिए वैसे ही बना हुआ है। और इसके अंदर ये दो दिख रहे हैं, तो मैं बता ही चुका हूँ। एक स्केल ऊपर वाला जो छोटा सा है वो स्केल देखने के लिए काम आता है, और ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप के थ्रू ही हम देखते हैं। तो हमारी लैब में जो आप देखेंगे तो झुका हुआ नहीं होगा, सीधा होगा, सामने लैंप होगा, और दो ये नहीं होंगे, एक होगा, एक टेलीस्कोप ही होगा स्केल पढ़ने के लिए। तो स्केल आपको नजर आ रही है, ठीक। सो इस पे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, करके कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फ्लैश प्लेयर पे ही रन करेगा, इसलिए फ्लैश जरूर लोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही। होपफुली आपको एक्सपेरिमेंट की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे अच्छे से। और अगर कल, अभी मुझे सूचना नहीं है